malware that do not we cannot identify with its property. जैसे कहते हैं छुपा हुआ रहता है. It comes internally in a hidden field from any source of internet, and he attach itself to any particular file. This is that is getting executed in the background processing. So it is much difficult to identify that particular virus. So this is it's different from the malware. Okay. Good. Okay, can you tell me the name of the first famous virus of India? Yeah, I think it is a creeper that was found in ARPANET 1986. No, in India. India. First famous virus of India. First famous virus of India. I just slept the name of that virus, but I think it is developed by the Pakistani brothers, and the name was. No. It is from India. Its name is Happy Birthday, Mr. Joshi. Happy birthday, Mr. Joshi. Yeah, Mumbai में बनाया गया था. ठीक है. But I'm talking the virus that is developed before the independence of India, and that was the actual India from the Lahore brothers. So I'm just saying that was created by virus was invented by two Pakistani brothers. Yeah. That concept, but in India that is the most famous one. Happy birthday, Mr. Joshi. Happy birthday, Mr. Joshi is also Indian virus. Wow. Good. Shubhadeep, you are an English lecturer and your computer knowledge is awesome, yeah. Very good. Thank you for updating me. Proud of you, really. Yes, Abba, I want one economics question from Mr. Sandeep, please. Sir, law of demand क्या होता है? Law of demand is relationship between quantity demanded and the price of any good. Sir, marginal utility से क्या समझते हैं? Marginal utility वो होती है जब किसी कमोडिटी की लास्ट यूनिट जो कंज्यूम करते हैं उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं. ओके सर. वंडरफुल. चलिए मैथमेटिक्स के रिलेटेड कौन क्वेश्चन पुट अप करेगा? करे वो शुभादीप या प्रियंका या पूजा? मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी. रेखा मैडम इज रेडी टू आंसर. आज पूजा कोई क्वेश्चन प्लीज. एक मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए, फिर हम हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए. मैम आप मैथ में ज्यामिति को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? ज्यामिति को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? ओके. हाँ जी. ज्योमेट्री में सबसे पहले हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे क्लासरूम में, जैसे पेन है और हमारा ब्लैक बोर्ड है, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स उन्हें बताएंगे. फिर उन्हें बताएंगे कि ये किस टाइप के जो हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, 2D हैं, 3D हैं, लाइक दैट. फिर ज्योमेट्री के ऊपर वर्क करेंगे. यस, इन माय क्लास मैडम मोनिका एक हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन पूछो आप प्लीज पूजा से. एनीबॉडी? हाँ जी पूछो ना. औरंगजेब, ये सब जानते हैं औरंगजेब के बारे में. पूछिए. औरंगजेब का इंडिया के अंदर क्या मतलब शासनकाल था? अनम्यूट कीजिए प्लीज पूजा जल्दी. सॉरी सर, औरंगजेब का शासनकाल शाहजहां के बाद आता है मैम. इनका शासनकाल रहेगा 1868 से और 1707 तक रहता है. और इन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारी चीजें चेंजेस की थी, जैसे कि इन्होंने संगीत को भी हटवा दिया था, और जैसे कि अकबर वगैरह ने जो भी इन्होंने चित्रकारी वगैरह करा रखी थी, इन्होंने सारी दीवारों पर मिट्टी तक पुतवा दी थी. लेकिन मेन इसका है ना, ये संगीत वंगीत के खिलाफ नहीं था. जैसे बहुत सारे इतिहासकारों ने इनके लिए राय बनाई है कि संगीत के खिलाफ था. ये संगीत के खिलाफ नहीं था. इसकी सोच ये थी कि कोई भी बंदा है ना, मतलब बेफालतू में खर्च ना करे. उन्होंने सिर्फ जो दरबारी संगीत था ना, उस पे पाबंदी लगाई थी कि है ना, मतलब जो संगीत वाले हैं फालतू में बैठ के तनख्वाह लेते हैं, इन्होंने उस पे पाबंदी लगाई थी. बाकी इसके और सबसे ज्यादा संगीत पर पुस्तकें भी इसी के शासनकाल में हुई है. और इसके 4 बेटे थे, और इसकी मृत्यु के बाद चारों में आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ. तो लास्ट में बहादुर शाह जफर था जो वही काल संभाला उन्होंने. कौन सा इतिहास है आपका पूजा? मैम मेरा तीनों रहता है. मैम तीनों रहता नहीं है, जैसे एमए में हमें अलग से लेना होता है ना, जैसे मॉडर्न अडॉप्ट किया या ऐसे? नहीं मैम, मैंने इग्नू से किया है. इग्नू में तीनों साथ में चलता है, मॉडर्न, मेडिवल और एंशिएंट. चित्तौड़गढ़ के किले के बारे में बता दीजिए हमें कुछ. चित्तौड़गढ़ के किले. सॉरी मैम, चित्तौड़गढ़ के बारे में तो नहीं पता. मैडम आप है ना मिस्टर सोमवीर से क्वेश्चन पुट अप कीजिए, एंड द क्वेश्चन शुड बी जल्दी प्लीज वेट. हाँ जी पूछिए. हाँ जी सोमवीर से क्वेश्चन पुट अप कीजिए.
मैकेनिक्स पढ़ते थे हम, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि क्वांटम मैकेनिक्स को लाना पड़ा? पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते थे, क्या जरूरत पड़ी कि क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी? चलिए सर, कमन। सर क्लासिकल मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं फाइनाइट साइज बॉडी को, यानी मैक्रोस्कोपिक बॉडी को, इनका साइज फाइनाइट हो, बड़ा साइज हो, उनके मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। जबकि जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं माइक्रो मीन जो बहुत ही छोटे पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, उनके साइज को स्टडी करते हैं, उनका मोमेंटम स्टडी करते हैं, उनका वेव मोशन स्टडी करते हैं। जबकि क्लासिकल में चीजें नहीं थी, क्लासिकल में सिर्फ फाइनाइट साइज के लिए होती। और सर पार्टिकल नेचर कौन से में पढ़ते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं पार्टिकल नेचर के बारे में। किसी बॉडी का जब हम बात करते हैं कि जैसे बॉडी मूव करती है, उसके अंदर मोमेंटम होता है, तो हम स्टडी करते हैं कि मोमेंटम होगा तो बॉडी क्लासिकली कहती है कि वो बॉडी क्या होगी, उसका पार्टिकल होगा। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स में हमने स्टडी किया था पहले वेव के बारे में, फिर हम आए लाइट के बारे में, फिर हम आए उसके पार्टिकल नेचर के बारे में। तो पार्टिकल नेचर स्टडी करते हैं हम क्वांटम के अंदर। तो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बताता है अबाउट अनसर्टेनिटी, कि हम किसी भी चीज बॉडी की दो चीजें, उसका मोमेंटम का और उसकी पोजीशन को एग्जैक्ट हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते एक साथ। इज इट रिलेटेड विद क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स? ये मैडम रिलेटेड है क्वांटम मैकेनिक्स। Wonderful, wonderful. Please wait. Definitely, I'll give you a chance. Student, I want to talk to one of my student. Please listen. Harbir, how are you? You are visible. आज आपको ब्रह्मास्त्र मिला है? यस सर। कैसा लगा आपको ब्रह्मास्त्र? ब्रह्मास्त्र की बात तो ऐसा लग रहा है कि भी ले लो हमारा। अभी एक मिनट, ये प्लीज म्यूट कीजिए, ऑल अदर्स, नो वॉइस। हाँ जी। And after that, I think I am now able to present myself in any way I want to, and I will let the interview. मैडम, क्या ब्रह्मास्त्र वाकई में बेस्ट है इंटरव्यू के लिए? Yes sir, it is the best because आपने जो 7 दिन हमें मेहनत करवाई है, उसके बाद जब हमें ब्रह्मास्त्र दिया तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू कर पाएंगे। अदरवाइज उसकी हम उतनी रिगार्ड भी नहीं कर पाएंगे, ना ही हम उसको उतने अच्छे से समझ पाएंगे। मैडम, अगर किसी ऑर्डिनरी पर्सन को ब्रह्मास्त्र मिले तो क्या वो समझेगा ब्रह्मास्त्र क्या होता है? सर पहली बात तो ऑर्डिनरी पर्सन उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसने वो मेहनत नहीं करी जो आपने हमारे ऊपर करी, और उसने वो 6 दिन नहीं आपके साथ स्पेंड करेगी। जो आप हमारे ऊपर मेहनत करते हैं, फिजिकली आप हमारे साथ रहते हैं, हमारी कमियां हमें बताते हैं, उसके बाद हमें जो आप ब्रह्मास्त्र देते हैं, उससे हम उस चीज को अच्छे से अपने अंदर इम्पार्ट कर पाएंगे और बता पाएंगे कि हम अपने आप अंदर से एक्चुअल सामने वाले को कहना क्या चाह रहे हैं, और हम उसको अपने तरीके से मोल्ड कैसे कर सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू। चलिए मिस्टर विकास, आप किन से क्वेश्चन पुट अप करना चाहते हैं? सर इंग्लिश का एक क्वेश्चन है, जल्दी पूछिए। इंग्लिश, शुभादीप गेट रेडी। Sir, how can we identify easily subordinate and coordinate class in any sentence? In a easiest way, please, sir. I was always confused about this. दोबारा पूछिए सर, सुनाई नहीं दिया। Sir, I want to know how we can easily identify subordinate and coordinate clause in any sentence, because I always got confused. Okay. Subordinate and coordinate clause. Okay. Yes, So, there are some specific clause. Okay, if you find that words in a particular sentence, then you have to recognize it as a coordinate clause. And these specific words are, if I have shortened it in the sense fun boys, FUNBOYS, F for Yeah. okay. U for N for neither, B for but, O for others, Y S for so. If the particular words, if you find in a particular sentence, then you have to recognize it as the coordinate sentence, coordinate clause. Okay, if you find this particular clause in a sentence, or otherwise the other conjunctions are recognized as subordinate. Siddhika, I want that you should ask one question. Siddhika, get ready. You will ask question from one Vijay Lakshmi and Soni madam. जल्दी पूछिए, कोई हिंदी का क्वेश्चन दीजिए इन्हें, विजय मैडम को। मैम, हम पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर क्लास में आपका बच्चा, अगर आपका 10 क्लास आपको दिया जाता है और वहां पर आपको बच्चे को लगता है कि हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती, कि हिंदी लिखने में बहुत सारी त्रुटि करता है, तो वो कैसे आप उसको डील करेंगे? देखिए, लिखने की जो त्रुटि होती है वो अभ्यास के द्वारा ही दूर की जाती है। तो जैसे मानते हैं कि वो ऊ की मात्रा गलत लिख रहा है,
तो मैं उस बच्चे को होमवर्क में या क्लास वर्क में उसी शब्द को कम से कम 5 बार लिखने के लिए बोलूंगी। बच्चे तुम इसको पूरी पेज पर एक बार लिख लो। ऐसा करने से वो हमेशा के लिए उसका सही हो जाता है, क्योंकि ये बताने से नहीं सही होगा, उसको अभ्यास के द्वारा, लिखने की त्रुटि अभ्यास के द्वारा समाप्त की जाती है। Yes. Anybody else want to ask? मैडम। सर मैथ के लिए क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, जल्दी पूछिए। अगर क्लास में बच्चा मैथ से बहुत ज्यादा घबराता है, यानी कि अब मैथ को देखते ही उसको डर लगता है, तो आप ऐसे बच्चों को कैसे डील करेंगे? यानी कि वो कैपेबल है या कैपेबल नहीं, मानेंगे आप क्या? हाँ जी। हाँ, एकदम बहुत पूछो यार। तो मैम सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बच्चे को ना अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और एक्टिविटी को इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि बच्चा पहले उसमें इंटरेस्ट ले, फिर वो उस मैथ्स को समझे कि मैथ्स जो है वो टफ नहीं है, इजी है और सबसे लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैथ्स है। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में वर्क करोगे तो विदाउट कैलकुलेशन आप कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। तो उसको ऐसे हम सिखाएंगे तो बच्चा डेली डेवलप होगा। एक दिन में वो परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। Is it okay? सोमवीर सर Somveer want to ask question. Prior to that, I want to ask one question, Mr. Shubhadeep. Shubhadeep. Yes, sir. Yes, sir. You joined PD classes on which date? Sir, sir, I joined PD classes prior to 1 month. 1 महीना तो हो गया शायद। Exact date बताइए। रफ डेट बताइए। Exact date तो सर रफली सर क्या हुआ? February 15 or 16? 15 फरवरी। तो शायद सर वही डेट था सर। सर डेट तो प्रायर नोट किया नहीं प्रायर और पहले आपने ज्वाइन किया था। और हाँ अगर सर, वो रिजल्ट आउट होने के थोड़ी देर बाद 1 और 2 डेज बाद ही मैंने ज्वाइन किया था। मैं और तो आपका रिजल्ट कब आउट हुआ था एनवीएस का? जनवरी। आप फरवरी बोल रहे हो? यानी कि फरवरी को आपने ज्वाइन किया था और आज भी आप हमारे साथ हो। हाँ रेखा मैडम से पूछना चाहूंगा। रेखा मैडम, पहले क्लास में मैं और सुमोनिल था। हाँ हाँ सुमोनिल समझ और मैं गया। था। सबसे पहले ज्वाइनर्स थे। 17 जनवरी को आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया था। आज मार्च में हाँ भी आप सर। हमारे साथ हो। मैडम, कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस का बेनिफिट है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस का बहुत ज्यादा बेनिफिट है सर, क्योंकि इसमें हम एक दूसरे से हाँ इंटरेक्ट सर, वो तो एकदम ठीक है और सर। दूसरा हम एकदम सही सब्जेक्ट बात है। रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ऑन द स्पॉट हमसे पूछा जाता है तो हम अपने आप को कितना एक्सप्रेस कर पाते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। शुभादीप, आप क्या कहते हो? और जनवरी में आप ज्वाइन किया था बताएं आपने और स्टिल यू आर हाँ विद सर। अस। तो ऑब्वियस है कॉम्प्लीमेंट्री Yes, sir. क्लासेस गिव्स अस लॉट मच। And sir, I want to say, sir, it is a very beneficial because you have told us that what the questions can be put by the board to us. Especially the general type of questions. You helped us to prepare our introduction and the specific questions which they will put to us, and we have to answer it instantly. तो मेरा मानना है And you have guided us to आप लोग भी देते make the रहोगे। answers, to prepare the answers of the questions. जैसे दिस वाज अ क्रिएटिव आइडिया ओनली कि भाई मैंने विजय मैडम को पढ़ा दिया, कोर्स करा दिया, विजय मैडम का कोर्स हो गया। मगर विजय मैडम मान लीजिए और पढ़ना चाहते हैं, विजय मैडम को एक और इंटरव्यू देना है, या मान लीजिए विजय मैडम का इंटरव्यू लेट है, मान लो शुभादीप का इंटरव्यू बाद में है, तो 28 को है, इन्होंने ज्वाइन तो जनवरी में किया था, तो लोगों को ये लगेगा यार 7 दिन में हमने कोर्स किया। एक्चुअली 7 दिन में आपने मुझसे स्टडी किया, मगर आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होगा ना, शुभादीप का जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस में ज्यादा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पर हर व्यक्ति से बात करने का मौका मिल रहा है, नए नए लोगों से क्वेश्चंस पुटअप करने का मौका मिल रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लासेस को हमेशा सीरियसली लिया करो। आप कोशिश ये किया करो कि ये क्लास आप मिस ना करो, क्योंकि मेरे को तो क्या, मैं तो एक लिंक भेजना है, आप आ जाते हो, अगर आप डिस्कस करते हो तो ज्यादा एक्टिव रहते हो। आप लोगों ने शुभा नील को भी देखा होगा, बहुत एक्टिव रही है वो जब तक रही है। अभी उनके फादर थोड़े सिक चल रही है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और शुभादीप और शुभानील ने मेरे ख्याल से 17 जनवरी में ज्वाइन किया था और आज भी वो मेरे साथ है। तो अर्ली यू ज्वाइन, आई कैन गिव यू मोर बेनिफिट्स, चाहे वो ऑनलाइन कोर्स हो चाहे वो ऑफलाइन, मैटर नहीं करता। और रेखा मैडम ने तो मेरा ऑनलाइन कोर्स भी लिया था। रेखा मैडम, ऑनलाइन के साथ जब आप ऑफलाइन की तरफ आप कैसे आए? सर ऑनलाइन जैसे मैंने लिया तो वहां पे मुझे लगा कि ऑनलाइन 2 मिनट सुन लो यार, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, समझा करो यार। इतना अच्छा होगा और मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाऊंगा।
इसलिए मैंने कहा कि सर मुझे ऑफलाइन लेना है, जब भी पॉसिबल होगा मेरे एग्जाम के थैंक यू दौरान मैडम, मुझे- थैंक यू। लो शुक्र, आओ जी क्वेश्चन पुट अप। बहुत एडवर्टाइज। Rekha ma'am, हाँ जी सर। my first and important question with you. यस सर। What is the difference between centroid, circumcenter, and cocenter? सर्कमसेंट्रोइड एंड Centroid, cocenter, circumcenter. ओके सर। सर्कल के अंदर जब भी एक ट्रायंगुलर हम वो करते हैं सर, ज्वाइन करते हैं, और उसका जो मिड पॉइंट होता है दैट इज द सर्कम सेंट्रोइड ऑफ द Okay. एंड अदर इज Circumcenter, cocenter, centroid, सर्कम सेंटर एंड centroid, सेंट्रोइड। ओके cocenter. ओके को सेंटर सर। जैसे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल के अंदर ट्रायंगल ड्रॉ की, ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट्स, जैसे हम जो पॉइंट होता है हमारा सर्कल का, वो हमारा होता है सर्कम सेंटर। और सेंट्रोइड होता है जैसे हमारे वर्टेक्स गिवन होते हैं ए बी सी के अंदर, तीनों को हम ऐड करते हैं, जैसे x1 + x2 + x3/3, तो वो हमारा उसका होता है सेंट्रोइड के पॉइंट। और थर्ड एक्चुअली अभी मुझे ध्यान दिए। आप बताइए थर्ड। हाँ जी सर। गुड, नो प्रॉब्लम। Centroid है ना, वो मीडियन बाइसेक्टर होता है, हाँ, एक उसको एंगल ऐड करके बाइसेक्टर होता है। मैडम ये बताना, एक मीडियन ट्रायंगुलर मीडियन होती है, तो मीडियन बाइसेक्टर है, एक एंगल बाइसेक्टर वर्टेक्स को ऐड करके निकाला जाता है। मीडियन बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। चलिए नेक्स्ट विजय मैडम, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? सोनी मैडम से कोई क्वेश्चन पुट अप करो। सोनी मैडम से, इनसे एक भी नहीं पूछा, और ये अपनी फेवरेट पांडे जी आप जानते हैं अच्छे से। चलिए पूछिए। सोनी मैडम, ये बताइए प्लीज कि अटेंशन। कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है? कहानी एक छोटा सा पार्ट होता है, छोटी सी कोई घटना होती है। कहानी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, जबकि उपन्यास पूरे जीवन की घटना होती है। उपन्यास में कहानी उसका एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा भाग है। और थोड़ा और प्रोफेशनल बना दीजिए इसको। सिद्धि का कुछ ऐड करोगी? और प्रोफेशनल क्या बनाए? कहानी बस एक छोटा सा भाग है। उपन्यास पूरे जीवन की कहानी, पूरे जीवन के बारे में वर्णन करता है, पूरा जीवन बताता है शुरू से अंत तक। सिद्धि का ऐड करोगी? कोई कहानी और उपन्यास में डिफरेंस। सर, उपन्यास हमारे हकीकी जिंदगी के बारे में बताता है, कि जो हमारी रियल लाइफ होती है, चाहे वो गांव की हो चाहे वो शहर की हो, इसमें कोई भी फेक पन नहीं होता, मतलब फेक चीजें नहीं होती कि बहुत सारी बातों को लंबा चौड़ा बताया, परियों की कहानी बताया, कुछ भी नहीं। तो यानी कि एक हमारी नॉर्मल सी जिंदगी होती है, उसी से जोड़कर ये नावल को बताया जाता है। और जो जीवनी होती है वो हमारी जीवनी नहीं, कहानी मैम। मैम आप डिस्क्राइब कर दीजिए। विजय मैम आप ही बता दीजिए। चलिए बताते हैं। कहानी और उपन्यास, जैसा कि सोनी मैम ने पहला आंसर दिया वो सही था उनका, लेकिन दूसरा इसमें होता है कि उपन्यास में पात्र ज्यादा होते हैं, घटनाएं ज्यादा होती हैं, और कहानी के पात्र सीमित होते हैं। गलत है, आपका आंसर गलत है। कहानी में पात्र ज्यादा होते हैं, उपन्यास में एक ही पात्र होता है, लास्ट तक टिकता है। ऐसा नहीं है मैम, उपन्यास में ढेर सारे पात्र। आप गोदान को पढ़िए, गोदान में इतने सारे पात्र हैं, उनके नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। उसका मेन कारण जानते हैं? उपन्यास में सुनिए, शॉर्ट स्टोरीज बारे में हमने नहीं बताया, शॉर्ट स्टोरीज नहीं बताई हमने, जो अब चल रही है प्रेजेंट में, जो शॉर्ट स्टोरीज चल रही है। अफसाना, जिसे उर्दू में हम अफसाना कहते हैं, वो होती है, उसमें वो छोटी छोटी कहानियां होती हैं। लेकिन जो पहले कहानियां चलती थी, इसमें परियों की कहानी, वो जैसे जो शॉर्ट कहानी आप कर रहे हो उसको हम लोग लघु कथा कहते हैं, जो आपके 10 लाइन 12 लाइन में खत्म हो जाती है। लघु कथा पिछले जैसे लघु कथा तो एक मैडम एक्चुअली इसमें एक और मैंने शब्द सुना था, कहानी और उपन्यास के अलावा कोई एकांकी होता है। एकांकी क्या होती है? हाँ, ये भी सुना लग रहा है। एकांकी आपका नाटक का एक भाग है, और जो एक जैसे होता है ना कि नाटक आपका रहेगा तो वो ज्यादा लंबा चलता है, और एकांकी छोटा पार्ट। जैसे कहानी और उपन्यास वैसे नाटक और एकांकी है, बस वही समझिए आप। अच्छा, विधा बताइए मैम कि क्या है? वन एक्ट प्ले को एकांकी कहा जाता दो है। होती हैं, एक दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है। क्या सोनी मैम? जो मैम शायद वन एक्ट प्ले को शायद एकांकी कहा जाता है शायद, जिसमें से एक ही एक्ट हो। एक ही एक्टर होता है उसमें। एक अंक वन एक्ट प्ले। हमारे इंग्लिश लिटरेचर में भी यही है, वन एक्ट प्ले को एकांकी कहा जाता है। बंगाली लेक्चरर है ना, एक्सपर्ट है ना हर फील्ड में। वेरी गुड यार, तुम बीच में आज कर है ना, बढ़िया नॉलेज देते हो, अच्छा लगता है। शुभादीप आया करो यार। दोनों लोग एक्सपर्ट है, ये भी और शोभनील भी।
ये लोग हर विषय में पारंगत हैं सर। हाँ दोनों जने ही। मैडम सोमवीर भी कम नहीं है, देखो दोनों उसको, जने देखो सोमवीर को, बहुत इंटेलिजेंट है। वो थोड़ा बोलते कम है सर, उनका नहीं पता मैडम चलता है, ये इनको कम तो पता बोलते हैं, चलता है। मैडम ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कम बोलते हैं, हम जानते हैं। एक टॉपिक दे दीजिए, वो सब बताएंगे उसके हाँ बाद। ये कम नहीं बोलते मैडम, मेरे पास आने वाला बच्चा नहीं बोलता तो ही बोलने लग जाता है, ये तो पहले से ही बोलते आ रहे थे। यस मैडम, यू वांट टू आस्क आबा? हाँ जी, आबा को इन्वॉल्व करो। व्हाट इज बुक कीपिंग? आबा बुक कीपिंग क्या होता है आपके कॉमर्स में, बताइए। अनम्यूट आबा, अनम्यूट करिए। शुरू हो जाते हैं ना बिना म्यूट करके। सर ये अकाउंटिंग का पहला पार्ट होता है और इसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मनी टर्म में होने चाहिए, मतलब फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं सर। ओके प्रियंका जी, कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाए आपसे? मैडम आप साइंस के हो, कोई बायोलॉजी का क्वेश्चन? एंजाइम और कैटलिस्ट में क्या डिफरेंस होता है मैम? एंजाइम बेसिकली कैटालिस्ट से मिलकर बने होते हैं। कैटलिस्ट से मिलकर बने होते हैं। कोई एग्जांपल के साथ समझाइए मैडम। कैटालिस्ट केमिस्ट्री में यूज होते हैं बेसिकली, लॉक और की जिसकी थ्योरी है आपने पढ़ी होगी, मिलकर जो डिफाइन करते हैं हमारी एंजाइम को। आई थिंक मेनली यही डिफरेंस होता है कि कैटलिस्ट इन वी यूज इन केमिकल रिएक्शंस other than which is related to a living part, living organism, and enzyme is related with the like a catalyst in living organism. Like a catalyst. Yes ma'am. Okay sir. हाँ जी प्लीज। Abha ma'am, can I have a question from sir for any discussion? Ma'am, can I take your number from sir if you give me the permission? Yes, sure ma'am, sure ma'am. यस प्रियंका मैम, व्हाट इज द सर जो एनबीएस में प्रियंका आंसर दो एनबीएस आप। में जो टाइम, जी मुझसे क्वेश्चन पूछा। हाँ जी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ईस्टेचियन ट्यूब? ईस्टेचियन ट्यूब मैं नाम करी Which tube sir? ईस्टेचियन ट्यूब come from ear to throat, ear to throat. ईस्टेचियन ट्यूब that maintains I don't recall pressure and outer pressure in ear. प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, कान का जो प्रेशर है ना, अंदर का प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक ट्यूब होती है, ईयर से थ्रोट में जाती है, नाम होता है ईस्टेचियन ट्यूब। Sir, it's called as eustachian tube. नहीं as far as ईस्टेचियन ट्यूब, यूस्टेचियन को देखा आपने बताया। हाँ होता क्या है ये बताइए थोड़ा सा। तो बेसिकली जो वो ईयर में होती है, ईयर में लास्ट पार्ट तक जो उसका कोल क्लियर करके पार्ट होता है, मैडम व्हाट इज हमारे लिए क्लियर? सर वो लिसनिंग, सुनने में काम करता है सर हमारे। ओनली यस सर। एंड नेम यूस्टेशियन ट्यूब। थ्री बोन्स के तो नेम बता दो प्रियंका। ईयर में सर मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। स्मॉलेस्ट बोन स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपिस इन ईयर। हाँ जी प्लीज फास्ट। So one question from Hindi. हाँ जी फास्ट, दो हिंदी एक्सपर्ट बैठे हैं, सिद्धि का भी बता देगी। चलिए पूछिए। मैडम, हम अघोष और सघोष शब्दों को कैसे पहचान सकते हैं? अघोष और सघोष वर्णों को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या होता है? है, हाँ तो हम बता रहे सिंपल तरीका, जब आप उसको बोलते हैं तो आपकी जो स्वर यंत्रियां होती हैं वो थोड़ी कंपन कम होती है, उसमें वो अघोष होता है, और जिसमें स्वर यंत्रियों में थोड़ा सा कंपन होता है वो सघोष होता है। स्वर जो स्वर होते हैं किस में आते हैं, अघोष या सघोष में? और अघोष में श्वास होती है। सघोष जो है उसमें नाद होता है, हमारे आवाज होती है, और जो अघोष है उसमें आवाज नहीं, उसमें श्वास की मतलब श्वास होती है, ऐसा माना जो जाता है। स्वर होते हैं मैडम, वो स्वर होते हैं, स्वर किस में आते हैं, अघोष या सघोष में? पूरे सघोष में आएंगे। अच्छा, और मैम अर्ध स्वर कौन से होते हैं? अर्ध स्वर य र ल व।
उसे अंतस्थ कहते हैं। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन बताई हूँ मैं। अर्ध स्वर वही होता है, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। वही स्वर नहीं है। कहते हैं, ना वो स्वर होते हैं ना वो व्यंजन होते हैं। मैम ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं? हाँ, उसमें व्यंजन 4 होते हैं। उसमें एक तालव्य स होता है, एक मूर्धन्य स होता है, एक दंत श होता है, उसके बाद ह होता है। और मैं उच्चित व्यंजन ड डलिया ढक्कन के नीचे दो दो बिंदी, उसके नीचे जैसे सड़क बोलते हैं, ड़ के नीचे बिंदी लगाते हैं, और वो ढ के नीचे बिंदी लगाते हैं, वो मैम एक उच्चित नीचे व्यंजन बिंदी होते लगाते हैं। साइड